चलिए, हमारे रिवीजन लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम कैपिटल गेन के 4 रिवीजन लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। मोस्ट प्रॉब्ली कैपिटल गेन जाएगा, ये 5th है, 6th, 7th और 8th। अगर मैं शिफ्टिंग और ये सारी चीज़ें भी देखता हूँ तो 3 लेक्चर्स इसके बाद और रहेंगे, तो 8 लेक्चर्स में आपका पूरा कैपिटल गेन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, आज सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 50, क्योंकि ये आगे भी यूज़ होगा। अब देखो, सेक्शन 50 किस चीज़ से रिलेटेड है। सेक्शन 50 रिलेटेड है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट, सेक्शन 50। ये सेक्शन 50 इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है अच्छे से, क्योंकि इसको एक बार और आपको कहाँ पे कवर करना पड़ेगा, सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन में। कहाँ पे? सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन। अब सबसे फर्स्ट देखो इसका मीनिंग। द कैपिटल असेट विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ, क्या बोला है, ब्लॉक ऑफ asset in respect of which depreciation has been allowed under section 32 as per WDV method। जहां पे भी WDV मेथड लगेगा, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है WDV मेथड पे, वहां पे कैपिटल गेन जो अराइज होता है वो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग होता है, सेक्शन 50। मतलब वहां पे कौन सा सेक्शन लगाना है कॉस्ट के लिए, सेक्शन 50। एग्जाम्पल देखो, A residential house property being not used for business purpose। एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, किस पर्पस के लिए यूज नहीं हुई, बिजनेस पर्पस, ऑन विच नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट शैल बी ट्रीटेड एज नॉन डेप्रिशिएबल असेट। मतलब असेट दो वे में क्लासिफाई हो जाएगी, एक डेप्रिशिएबल असेट और एक नॉन डेप्रिशिएबल असेट। नॉन डेप्रिशिएबल असेट में हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो सारी चीजें कॉस्ट, लेकिन डेप्रिशिएबल असेट में हम हमेशा क्या लेंगे, WDV, और वो भी काय की WDV, ब्लॉक ऑफ द असेट। Whereas if same house is used for the residence of employee of the business and depreciation has been claimed under income tax act, then it shall be treated as depreciable asset। मतलब depreciable asset के लिए हमेशा कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 50। depreciable asset के लिए हमेशा कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 50। क्लियर? पॉइंट नंबर C, नेचर ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन arising on transfer of depreciable asset shall always be short term capital gain oblique short term capital loss। याद रखना, क्या बोल रहा हूं, हमेशा डेप्रिशिएबल असेट पे क्या अराइज होगा, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन बेनिफिट कैन नॉट बी क्लेम्ड ऑन सच असेट। डेप्रिशिएबल असेट को कभी भी हम क्या नहीं करेंगे, इंडेक्स। क्लियर हुआ? याद रखना, डेप्रिशिएबल असेट को हम कभी भी क्या नहीं करेंगे, इंडेक्स। अब इसका कंप्यूटेशन कैसे होता है, सबसे पहले क्या लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। बैलेंस बचेगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, नेट सेल कंसिडरेशन माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। क्लियर हुआ? पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव आया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और नेगेटिव आया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। मतलब डेप्रिशिएबल असेट पे, याद रखना, डेप्रिशिएबल असेट पे हमेशा क्या अराइज होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। नोट देखो, डेप्रिशिएबल असेट itself may be a long term capital asset or short term capital asset depending upon period of holding, whether held for more than 36 months or not. However, gain on transfer of aforesaid depreciable asset shall always be short term capital gain। और इसको कभी भी क्या नहीं करते, इंडेक्स नहीं करते, कभी भी क्या नहीं करते, इंडेक्स। क्लियर? अब एक चीज और ध्यान देना, ब्लॉक का फंडा क्या रहता है, तो यहां पे मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। सबसे पहले अपने को क्या मालूम होना चाहिए, ब्लॉक ऑफ असेट्स। व्हाट इज ब्लॉक ऑफ असेट्स? सेम क्लास ऑफ असेट प्लस
same rate of debt. What is block of asset? Same class of asset plus same rate of asset is known as block of asset. What is block of asset? Same class of asset plus same rate of debt is known as block of asset. Clear? अब देखो दूसरा, सबसे पहले हमें लास्ट ईयर की क्या निकालना है बेटा? ओपनिंग WDV, लास्ट ईयर की क्लोजिंग, इस साल की मेरी क्या बनेगी? ओपनिंग WDV एड परचेज, कुछ असेट्स आपने इस साल परचेज किए होंगे, लेस सेल, स्क्रैप भी आ जाएगा और इंश्योरेंस क्लेम भी आ जाएगा. क्लियर? ओपनिंग WDV प्लस परचेज लेस सेल ऑब्लिक स्क्रैप ऑब्लिक इंश्योरेंस. क्लियर? इसको क्लोज किया. अब ये मेरा क्या कहलाएगा? WDV फॉर डेप्रिसिएशन. इस पे हम क्या लगाते हैं? डेप. लेकिन हम इस पे डेप लगाएंगे जब ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन. सबसे पहली कंडीशन, ब्लॉक मस्ट हैव असेट्स. ब्लॉक में क्या होना चाहिए? असेट्स. वापस समझना, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? ब्लॉक में क्या होना चाहिए? असेट्स. और सेकंड, वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू. तो लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग रहेगी वो इस साल की क्या कहलाएगी? ओपनिंग WDV एड परचेज ड्यूरिंग द ईयर लेस सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर. बैलेंस जो बचेगा दैट विल बी कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर चार्जिंग डेप. लेकिन वो डेप वैल्यू में दो चीजें ढूंढना है हमें. सबसे पहले ब्लॉक मस्ट हैव असेट्स. सबसे पहले ब्लॉक में क्या होना चाहिए? असेट्स. और ब्लॉक की वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. तभी हम क्या क्लेम करेंगे? डेप्रिसिएशन. अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो क्या क्लेम करेंगे हम? डेप्रिसिएशन. और कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, मतलब डेप सिर्फ कब लगेगा? डेप हम सिर्फ दो ही कंडीशंस पे लगाएंगे. ब्लॉक में क्या होना चाहिए? असेट्स. और ब्लॉक की वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. ब्लॉक में क्या होना चाहिए? असेट्स. और ब्लॉक की वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑब्लिक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑब्लिक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. क्लियर? तो ये मेन क्रक्स है बिल्कुल शॉर्ट में डेप्रिसिएशन और कैपिटल गेन्स का. क्लियर? अब याद रखना कैसे निकालना है. सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए? ब्लॉक ऑफ असेट. व्हाट इज ब्लॉक ऑफ असेट? सेम क्लास ऑफ असेट प्लस सेम रेट ऑफ डेप. सेकंड, लास्ट ईयर की क्लोजिंग मेरी इस साल की क्या बनेगी? ओपनिंग WDV एट परचेज ड्यूरिंग द ईयर लेस सेल्स स्क्रैप सोल्ड इंश्योरेंस. जो भी अमाउंट रिसीव हो रहा है उससे ब्लॉक की वैल्यू को कम करेंगे. जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर चार्जिंग डेप. इसमें मुझे कितनी चीजें ढूंढना है? दो. सबसे फर्स्ट ब्लॉक मस्ट हैव असेट्स और ब्लॉक की वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. सबसे पहली रिक्वायरमेंट ब्लॉक मस्ट हैव असेट और ब्लॉक की वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो सेक्शन 32 आ जाता है डेप का. लेकिन अगर यही दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तब हम क्या क्लेम करेंगे या क्या निकालेंगे वहां पे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. क्या निकालेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. क्लियर?
कॉपी करिए। क्लियर? चलिए अब दो प्रैक्टिकल बता रहा हूं। मिस्टर आर इज द ओनर ऑफ फॉलोइंग असेट्स ऑन 1/4/2019। ब्लॉक का है प्लांट एंड मशीनरी। रेट कितना दिया हुआ है? 15%। रेट कितना दिया हुआ है? 15%। असेट तीन है मेरे पास, मशीनरी है, मशीनरी बी, मशीनरी सी, एक ही ब्लॉक में आएंगी क्योंकि सेम क्लास ऑफ असेट प्लस सेम रेट ऑफ असेट। कॉस्ट दी हुई है, डेट ऑफ एक्विजिशन दिया है और सबका दिया है WDV। अब ये तीनों की मुझे क्या दी हुई है? WDV। वापस समझना, तीनों की मुझे क्या देके रखा है क्वेश्चन में? WDV। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें प्रोसीड कैसे करना है? प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। चलो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा? ओपनिंग WDV। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग WDV। अब ओपनिंग WDV के लिए मुझे तीनों असेट के ब्लॉक की ओपनिंग वैल्यू मालूम होना चाहिए। 17,500 प्लस 22,000 प्लस 15,000। तो हमारी ओपनिंग WDV कितनी आ गई? 54,500। इस 54,500 में हमने कुछ परचेज किया है, उसको हम क्या करेंगे? ऐड। अब देखिए कितना हमने परचेज किया है। मशीनरी डी ऑन 3/6/2019 फॉर 10,000। क्लियर? अब टोटल मशीनरी हमारे पास किस वैल्यू की हो गई? 64,500 माइनस सेल। यहां पे हमने क्या किया है? सेल भी करके रखा है। कितने का सेल है? 72,000। कितने का सेल है? 72,000। मैं अभी 72 ही लिख रहा हूं। क्लियर? अब रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर डेप्रिसिएशन नील। हमने क्या पढ़ा था? डेप्रिसिएशन हम सिर्फ तब कैलकुलेट करेंगे ब्लॉक में क्या होना चाहिए? असेट्स। असेट्स है लेकिन वैल्यू क्या नहीं है? पॉजिटिव। वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। तो डेप्रिसिएशन के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? नील। क्लियर? अब मतलब सेल्स कंसिडरेशन ज्यादा है और ब्लॉक की वैल्यू क्या है? कम। तो यहां पे अब सेकंड हमें क्या निकालना पड़ेगा? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 72,000 माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर नील। नेट सेल कंसिडरेशन 72,000 माइनस WDV ऑफ ब्लॉक। कितना है WDV? 64,500। मतलब ब्लॉक की WDV कितनी थी? रिटर्न डाउन वैल्यू 64,500। ब्लॉक सेल कितने में हुआ? 72,000। तो बैलेंस बचा हुआ
ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बैलेंस क्या कहलाएगा मेरे लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 7500, ये हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मैं वापस आपको एक ही चीज बोल रहा हूं, हम डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट करेंगे, ब्लॉक में क्या होना चाहिए, असेट्स, और ब्लॉक की वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। हम डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट करेंगे, ब्लॉक में क्या होना चाहिए, असेट्स, और ब्लॉक की वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तभी हम क्या क्लेम करेंगे, डेप्रिसिएशन। नहीं तो क्या अराइज होता है, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म, सॉरी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। डेप्रिशिएबल असेट पे कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, ना तो उसको इंडेक्स किया जाता है। डन। क्लियर। हो गया कॉपी, चलिए। देखिए, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट्स ऑफ रोजी लिमिटेड, CS दिसंबर 2006 में आया ये क्वेश्चन। द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट्स ऑफ रोजी लिमिटेड ऑन 1st April 2019 was rupees 5 lakh. An asset of the same block was acquired on May 11th 2019 for 3 lakh. There was a fire on 18 September 2019 and assets were destroyed by fire, and assessee received a sum of rupees 11 lakh from insurance company. Compute the capital gain assuming all assets were destroyed by fire, part of the block of the assets was destroyed by fire. What will be the answer if assessee received 6 lakh from insurance company instead of 11 lakhs? Clear? चलिए, प्रॉब्लम नंबर सेकेंड। क्लियर। प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021, फर्स्ट केस। पहले मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं। अब सबसे पहले ओपनिंग WDV। ओपनिंग WDV कितनी है, 5 लाख। आपने परचेज कितने का किया, ब्लॉक की वैल्यू माइनस डिस्ट्रॉय हुआ, इंश्योरेंस क्लेम मिला, कितना, 11 लाख। क्लियर बेटा। WDV फॉर डेप्रिसिएशन नील। क्यों WDV फॉर डेप्रिसिएशन नील, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, ब्लॉक में असेट्स होना चाहिए और ब्लॉक की वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्लियर। तो अब यहां पे क्या निकलेगा, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितना क्लेम मिला, 11 lakhs माइनस एक्सपेंसेस नील, नेट सेल कंसिडरेशन 11 lakhs माइनस WDV ऑफ ब्लॉक कितना था, 8 lakhs, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया, 3 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया, 3 लाख। क्लियर। देखो, हर जगह डेप्रिशिएबल एसेट में एक ही फंडा आएगा, डेप कब लगाना है, तो डेप कब लगाना है, जब ब्लॉक में क्या होंगी, असेट्स, और ब्लॉक की वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। हमेशा याद रखना, डेप्रिसिएशन सिर्फ कब लगेगा, ब्लॉक में क्या होना चाहिए, असेट्स, और ब्लॉक की वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्लियर। फर्स्ट डन। अब सेकेंड देखो, पार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट्स वॉज डिस्ट्रॉयड, पार्ट ऑफ द असेट्स ऑफ द ब्लॉक वॉज डिस्ट्रॉयड। क्लियर। सेकंड क्या बोला है, पार्ट ऑफ असेट डिस्ट्रॉयड, पार्ट ऑफ द असेट डिस्ट्रॉयड। आंसर क्या रहेगा, सेम
एज अबव, क्योंकि डेप्रिसिएशन में पार्ट वार्ट तो देखते हैं, डेप्रिसिएशन का सीधा फंडा क्या है, ब्लॉक के बेसिस पे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द आंसर इफ असेसी रिसीव्स 6 लाख फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इंस्टीड ऑफ 11 लाख। अब 6 लाख की जगह कितना मिल रहा है, कंपनसेशन रिसीव 6 लाख। अब ये क्वेश्चन में दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं। क्लियर? ब्लॉक फुल्ली डिस्ट्रॉयड, ब्लॉक पार्टली डिस्ट्रॉयड। क्लियर? ब्लॉक फुल्ली डिस्ट्रॉयड, ब्लॉक पार्टली डिस्ट्रॉयड। अब सबसे पहले यहां पे ओपनिंग WDV, ओपनिंग WDV कितना है, 5 लाख। कितना हो गया, 3 लाख। माइनस फुल इंश्योरेंस, फुल ब्लॉक डिस्ट्रॉयड। कितना, ध्यान देना, क्या ब्लॉक की वैल्यू पॉजिटिव है, बिल्कुल है। ब्लॉक की वैल्यू पॉजिटिव है, बिल्कुल है। क्या ब्लॉक में डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक में क्या नहीं है, असेट्स नहीं है। ब्लॉक में क्या नहीं है, असेट्स नहीं है। क्लियर? ब्लॉक में क्या नहीं है, असेट्स नहीं है। WDV फॉर डेप नील। क्यों? ब्लॉक की वैल्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन ब्लॉक में क्या नहीं है, असेट्स। और हमने क्या पढ़ा था डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, ब्लॉक मस्ट हैव पॉजिटिव वैल्यू और ब्लॉक मस्ट हैव असेट्स। अब ध्यान देना, हाँ, इसी क्वेश्चन का आगे मैं कैरी कर रहा हूं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना मिला, कंसिडरेशन 6 लाख माइनस WDV 8 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना आ गया, 2 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना आ गया, 2 लाख। क्लियर? अब यहां नेक्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, ब्लॉक पार्टली डिस्ट्रॉय हो रहा है। ब्लॉक क्या हो रहा है, पार्टली डिस्ट्रॉय। ओपनिंग WDV बेटा कितना, 5 लाख प्लस परचेज माइनस इंश्योरेंस कितना मिला, 6 लाख पार्टली। अब मैं वैल्यू कितनी ले रहा हूं, 2 लाख। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू भी है और ब्लॉक में क्या है, असेट्स। WDV फॉर डेप, डेप्रिसिएशन 2 लाख इंटू 15%। क्लियर? ये एक क्वेश्चन कई सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर कर देता है। ये एक क्वेश्चन कई सारे कंसेप्ट हमारे क्या कर देता है, क्लियर।
मुझे सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है, मैं डेप्रिसिएशन कब लगाऊंगा? सबसे पहले ब्लॉक के फंडे पे। व्हाट इज ब्लॉक ऑफ असेट? सेम क्लास ऑफ असेट प्लस सेम रेट ऑफ डेप्थ इज नोन एज ब्लॉक ऑफ असेट। इंडिविजुअल असेट से मुझे कोई भी मतलब नहीं है, डेप्रिसिएशन में हम और डिटेल में देखेंगे। इंडिविजुअल असेट से मुझे कोई भी मतलब नहीं, मैं हमेशा किस कंसेप्ट पे चलूंगा? ब्लॉक। व्हाट इज ब्लॉक ऑफ असेट? सेम क्लास ऑफ असेट प्लस सेम रेट ऑफ डेप्थ इज नोन एज ब्लॉक ऑफ असेट। क्लियर? चलिए करिए कॉपी। क्लियर? चलिए इसके बाद आ जाइए सेक्शन 51, ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस मनी रिसीव्ड एंड फोरफिटेड। ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस मनी रिसीव्ड एंड फोरफिटेड, सेक्शन 51। ध्यान देना, एडवांस मनी रिसीव्ड एंड फोरफिटेड, सेक्शन कौन सा लगेगा? 51। 50 क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट। अब यहां पे प्रोविजन का है एडवांस मनी रिसीव्ड एंड फोरफिटेड, सेक्शन 51। पुराना प्रोविजन क्या था? ओल्ड प्रोविजन कब एप्लीकेबल था? बिफोर 1/4/2014। अगर कोई भी बंदा एडवांस मनी रिसीव एंड फोरफिट करता है तो उसका प्रोविजन क्या था? जो भी अमाउंट उसने रिसीव एंड फोरफिट किया दैट मस्ट बी डिडक्टेड। कहां से डिडक्ट करना था? या तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फेयर मार्केट वैल्यू या WDV। क्लियर हुआ? वापस सुनना, डिडक्ट, मान लो मैंने 10 लाख का असेट था, सेल कर रहा था, 1 लाख एडवांस लिया 1/4/2014 से पहले, और उसको क्या कर लिया? फोरफिटेड। तो बाद में जब मैं कोई कैपिटल, वही कैपिटल असेट किसी दूसरे बंदे को सेल करता तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाती? कम। कितने से? जितना एडवांस मैंने रिसीव एंड फोरफिट किया। तो वो कॉस्ट कहां से माइनस कर सकते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फेयर मार्केट वैल्यू और WDV। लेकिन अगर
नए प्रोविजन क्या बोलता है, एडवांस मनी रिसीव्ड है कैपिटल एसेट, और अगर आपने उसको क्या कर लिया है, ऑन और आफ्टर 1/4/2014, ऑन और आफ्टर 1/4/2014 उसको फोरफिट किया है, तो इनकम कहां जाके टैक्सेबल हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कहां जाके टैक्सेबल हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सेक्शन कौन सा लगेगा, 56 सबसेक्शन 2। कौन सा सेक्शन लगेगा, 56 सबसेक्शन 2। तो एडवांस मनी रिसीव्ड एंड फोरफिटेड, एडवांस मनी रिसीव्ड एंड फोरफिटेड का टैक्स ट्रीटमेंट क्या है आज की डेट में। मान लो 50 लाख का मेरा फ्लैट था, मैं फ्लैट एक बंदे को सेल कर रहा था, उसने 5 लाख एडवांस दिया, मतलब बाकी पेमेंट बोले सर 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर उसने पेमेंट नहीं दिया, तो मैंने एडवांस रिसीव कर जो किया था उसको क्या कर लिया, फोरफिट। तो ये मेरी इनकम हो जाएगी किस सेट की, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, 56 सबसेक्शन 2। डन। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कैपिटल गेन इन सर्टेन स्पेशल केसेस। कैपिटल गेन इन सर्टेन स्पेशल केसेस, आपको याद है हमने एक डेफिनेशन पढ़ा था, ट्रांसफर टू सबसेक्शन 47, फिर इसके साथ मैंने आपको बताया था 46, 47 सर्टेन ट्रांजैक्शंस नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तो ट्रांसफर की डेफिनेशन में हमने सबसे पहले क्या देखा था, सेल, एक्सचेंज, रिलिंग्विशमेंट, सेल, एक्सचेंज, रिलिंग्विशमेंट। फिर 45(1)(a) इंश्योरेंस क्लेम, 45(2), 45(3), 45(4), 45(5), 45(5)(a), फिर पार्ट परफॉर्मेंस और जीरो कूपन बॉन्ड। बेटा ये सब चीज का अच्छा, ये इसलिए जल्दी हो जाते हैं सेक्शंस क्योंकि इनका जो कंप्यूटेशन करने का तरीका है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वो सब सेम है, सिर्फ यहाँ पे छोटे छोटे कंसेप्ट चेंज होते हैं, वो कंसेप्ट पे ध्यान देना है, तो ये एक साथ कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। तो अब याद रखो, ट्रांसफर एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47, ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, रिलिंग्विशमेंट। याद रखना, सेल, एक्सचेंज, रिलिंग्विशमेंट। 45(1)(a), 45(2), 45(3), 45(4), 45(5)(a, पार्ट परफॉर्मेंस, और लास्ट क्या हो गया, जीरो कूपन बॉन्ड। लास्ट क्या हो गया, जीरो कूपन बॉन्ड। क्लियर। चलिए अब मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, जीरो कूपन बॉन्ड से, टैक्सेशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। तो सबसे पहले जीरो कूपन बॉन्ड, इसका जो रिडम्पशन है, इसका जो क्या है रिडम्पशन, उसको क्या ट्रीट करते हैं, ट्रांसफर। कौन से सेक्शन से ट्रांसफर ट्रीट करेंगे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। मतलब रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 48, जीरो कूपन बॉन्ड मींस बॉन्ड इशूड बाय, कौन इशू कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, पब्लिक सेक्टर कंपनी और शेड्यूल्ड बैंक। याद रखना, जीरो कूपन बॉन्ड कौन कौन इशू कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, पब्लिक सेक्टर कंपनी और शेड्यूल्ड बैंक, ऑन और आफ्टर 1/6/2005, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच, मेन पॉइंट, नो पेमेंट और बेनिफिट इज रिसीव्ड और रिसीवेबल बिफोर मैच्योरिटी ऑन रिडम्पशन एंड विच सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई इन ऑफिशियल गजट। रिडम्पशन से पहले कोई भी बेनिफिट या कोई भी पेमेंट नहीं मिलना चाहिए, और इस बॉन्ड को कौन नोटिफाई करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर, डन। अब नेक्स्ट, टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ कंपनी इशूइंग बॉन्ड्स। तो मैं इसके लिए क्या बोलूंगा, वर्ड इशूअर। इसके लिए वर्ड क्या बात करूंगा, इशूअर। इशूअर के लिए पूरा ट्रीटमेंट कहां पे होगा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, एक कंपनी है वो जीरो कूपन बॉन्ड इशू कर रही है। क्लियर। बॉन्ड की मैच्योरिटी प्राइस 110 और बॉन्ड अभी दिया जा रहा है 10 रुपीज में, तो कितने का डिस्काउंट दिया कंपनी ने,
100। कंपनी ये 100 को राइट ऑफ करेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने साल में, जितने साल के लिए बॉन्ड है। मान लो 10 साल के लिए, तो कितना डिस्काउंट है 100 डिवाइडेड बाय 10। डिस्काउंट इज डिडक्टेबल ऑन किस बेसिस पे, प्रो रेटा बेसिस। याद रखना डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड किस बेसिस पे डिडक्टेबल होगा, प्रो रेटा बेसिस पे डिडक्टेबल होगा। किसके हाथ में, इशूअर के हाथ में, मतलब जो कंपनी बॉन्ड्स को इशू कर रही है। 10 साल के लिए बॉन्ड है तो 10 साल में राइट ऑफ होगा, 15 साल के लिए बॉन्ड है तो 15 साल में राइट ऑफ होगा। टैक्स विल नॉट बी डिडक्टेड, टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है काय पे, जीरो कूपन बॉन्ड। आपको सिंपल याद रखना है। तो टैक्स ट्रीटमेंट इशूअर के हाथ में क्या हो जाएगा, सर डिस्काउंट को किस बेसिस पे राइट ऑफ किया जाएगा, प्रो रेटा बेसिस। अब नेक्स्ट प्रोविजन किसके लिए दिया है, टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर। टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर। फर्स्ट, मैच्योरिटी oblique redemption of zero coupon bond will amount to transfer under section 2 subsection 47। याद है 2 subsection 47 transfer includes sale, exchange, relinquishment, extinguishment। 45(1)(a), 45(2), 45(3), 45(4), 45(5), 45(5)(a और एक और क्या हो गया, पार्ट परफॉर्मेंस, और लास्ट क्या हो गया, रिडम्पशन या मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 12 मंथ्स, पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है 12 मंथ से ज्यादा, सच बॉन्ड्स वुड बी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। मतलब 12 महीने से ज्यादा है तो क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वुड बी टैक्सेबल एट द रेट 10% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस विदाउट इंडेक्सेशन अंडर सेक्शन 112। ये हम 8th लेक्चर में देखेंगे। कहां पे, टैक्स कैलकुलेशन में। कहां पे, टैक्स कैलकुलेशन। जितना अमाउंट जीरो कूपन बॉन्ड पे मिलेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एक्सपेंस, बाकी सब क्या रहेगा, सेम। क्लियर। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब कौन सा आ गया, 45(1)(a। अभी हम ट्रांसफर की डेफिनेशन के ही डेप्थ में जा रहे हैं। क्लियर। मैं बेसिक कंप्यूटेशन पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं सिर्फ मेन चीजें बताते जाऊंगा जिसको आपको ध्यान देना है कंप्यूटेशन में। चलिए क्या लिखा है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीट फॉर डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ अ कैपिटल असेट। Insurance claim received for damage or destruction of a capital asset to be treated as capital gain। सेक्शन कौन सा लग रहा है, 45(a)। अब ध्यान देना, क्या कोई असेट सेल हुआ, यहां पे असेट सेल नहीं हुआ, एक कैपिटल एसेट है जो डैमेज और डिस्ट्रॉय हो गया, उसके बदले में हमें क्या मिला, इंश्योरेंस क्लेम। उस पे भी क्या अराइज होगा, कैपिटल गेन। क्लियर। तो भाई कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर नहीं हो रही, तो इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं, सेल्फ चार्जिंग सेक्शन। मतलब 45(1) ऐसा केस है जहां पे कैपिटल एसेट ट्रांसफर नहीं हो रहा, फिर भी क्या अराइज हो रहा है, कैपिटल गेन। पहले ये नहीं हो पाता था, कोर्ट ने भी जजमेंट दिया था वानिया सिल्क मिल्स में कि एसेट अगर ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। तो इनकम टैक्स एक्ट ने क्या किया, डेफिनेशन को ही अमेंड कर दिया। अब उन्होंने क्या बोला, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, रिलिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट 45(1)(a। मतलब उन्होंने ट्रांसफर में क्या इंक्लूड कर दिया, 45(1)(a। 45(1)(a) क्या बोलता है, इंश्योरेंस क्लेम। काय पे मिलना चाहिए, कैपिटल असेट। द फॉलोइंग 2 कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड। सबसे पहले क्या मिलना चाहिए, कंपनसेशन, डैमेज और डिस्ट्रक्शन किस चीज का, कैपिटल असेट। द डैमेज और डिस्ट्रक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ, सिर्फ कितनी कैटेगरीज कवर की है, 4। सबसे पहला फ्लड, टाइफ्यून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक और अदर कन्वल्शन ऑफ नेचर, और राइट और सिविल डिस्टर्बेंस। थर्ड, एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोशन। फोर्थ, एक्शन बाय एन एनिमी। ये 4 केसेस पे अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है,
ये 4 केसेस पे अगर आपको क्या मिल रहा है, इंश्योरेंस क्लेम, तो उस पे क्या अराइज होगा, कैपिटल गेन। इफ अफोरसेड 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन सेक्शन 45(1)(a इज अट्रैक्टेड। 45(1)(a) कब अट्रैक्ट होगा, कंपनसेशन मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। सिर्फ 4 कैटेगरीज कवर है, फ्लड, टाइफून, सेकेंड राइट और सिविल डिस्टर्बेंस, एक्सीडेंटल फायर एक्सप्लोशन, एक्शन बाय एन एनिमी। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखो, कॉन्सिक्वेंसेस वेयर सेक्शन 45(1)(a इज एप्लीकेबल। सबसे पहले बात काय की आती है बेटा, सेल कंसिडरेशन। अगर कंपनसेशन काय में रिसीव हुआ, कैश, तो कंपनसेशन सो रिसीव। और अगर थोड़ा बहुत काइंड है तो काइंड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ असेट्स रिसीव्ड एज कंपनसेशन। मतलब कंपनसेशन आपको कैश में भी मिल सकता है, काइंड में भी मिल सकता है। अगर काइंड में मिला तो क्या लेना है, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ असेट रिसीव्ड एज अ कंपनसेशन। क्लियर। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहां पे, एज यूजुअल। इंडेक्सेशन बेनिफिट कब तक इंडेक्स करेंगे, टिल ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। मान लो मेरी असेट 2016 में डिस्ट्रॉय हुई, तो इंडेक्सेशन कब तक होगा, 2016। कंपनसेशन मुझे प्रीवियस ईयर 1920 में मिला, तो कैपिटल गेन अराइज कब होगा, 1920। टैक्सेबल in the year of receipt of compensation, in the year of receipt of compensation। टैक्स रेट कौन सा लगेगा, as applicable in the year of receipt of compensation। क्लियर। इंडेक्सेशन कहां तक करेंगे, till the year of destruction। इंडेक्सेशन कहां तक करेंगे, till the year of destruction। टैक्सेबल किस साल होगा, in the year of receipt of compensation। टैक्स रेट कौन सा लगेगा, जिस साल कंपनसेशन रिसीव हो रहा है उस साल का टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। डन। अब नेक्स्ट देखो, कंपनसेशन रिसीव्ड फॉर एनी अदर डैमेज ऑफ कैपिटल एसेट। इन 4 को छोड़ के अगर कंपनसेशन मिल रहा है, लॉस ऑफ कैपिटल एसेट ड्यू टू थेफ्ट, रोड एक्सीडेंट, संक ऑफ अ शिप ड्यू टू टेक्निकल एरर एक्सेट्रा शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट एंड शैल नॉट बी टैक्सेबल। उसको क्या माना जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट, नॉट चार्जेबल टू टैक्स। क्लियर। सिर्फ ऊपर गिवन 4 केसेस में ही कैपिटल गेन अराइज होगा। कौन से सेक्शन में, 45(1)(a। रेवेन्यू रिसिप्ट में भी चार्जेबल अंडर सेक्शन 28 और 56। लेकिन अगर कंपनसेशन काय पे रिसीव हो रहा है, थेफ्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, उसको क्या माना जाएगा, बिजनेस इनकम। उसको क्या माना जाएगा, बिजनेस इनकम। सॉरी। where an asset is destroyed and there is no insurance or insurance compensation is not received, neither section 45(1)(a nor section 45 shall be attracted and destruction of asset shall not be treated as transfer. Cost of such asset destroyed is not allowable loss under income tax act. Clear हो गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, इस पे क्वेश्चंस आते ही हैं। चलिए प्रॉब्लम नंबर 3, एक बार आप रीड करिए फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 3 केसेस हैं उसमें। चलो, मिस्टर अजय इज एन इंडिविजुअल carrying on business. His stock and machinery were damaged and destroyed in a fire accident. The value of stock total damage was rupees 6,50,000. Certain portion of machinery could be salvaged. The opening WDV of block on 1/4/2019 was rupees 10,80,000. During the process of safeguarding machinery and in firefighting operations, Mr. Ajay lost his gold chain and diamond ring which he had purchased in April 2005 for rupees 1,20,000. The market value of these two items as on the date of fire accident was 180. Mr. Ajay received the following amounts from insurance company. 4,80,000 उसको किसके अगेंस्ट मिला, स्टॉक। डैमेज ऑफ मशीनरी के अगेंस्ट कितना मिला, 6 लाख। टुवर्ड्स गोल्ड चेन एंड डायमंड रिंग कितना मिला, 4 लाख। यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रीफली कमेंट ऑन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अबव 3 आइटम। प्रीवियस ईयर 1920। चलो सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ
कंपनसेशन, काय पे मिला कंपनसेशन? स्टॉक इन ट्रेड, वापस समझना, स्टॉक इन ट्रेड। अब सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है? वैल्यू ऑफ स्टॉक 6,50,000। वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है? 6,50,000। क्लियर? इंश्योरेंस क्लेम 4,80,000। अब बेटा कॉमन सेंस लगाओ, प्रॉफिट में है कि लॉस में है, तो उसको क्या हुआ? नेट लॉस कितना? 1,70,000। क्या होगा इसका ट्रीटमेंट? अलाउड एज डिडक्शन। कौन से हेड में? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। क्लियर? चलिए सेकंड, अब डैमेज ऑफ मशीनरी। अब मशीनरी में मैंने आपको क्या बताया था? ब्लॉक का चलता है, चलिए ओपनिंग WDV बोलिए। ओपनिंग WDV कितनी है? ओपनिंग WDV 10,80,000 प्लस परचेज कुछ है नील, माइनस इंश्योरेंस क्लेम। कितना है इंश्योरेंस क्लेम? पूरा डैमेज हो गया ना मशीनरी। इंश्योरेंस क्लेम, जल्दी बोलो, इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला? 6 लाख। अब देखो बेटा यहां पे WDV फॉर डेप्रीसिएशन नील। क्यों WDV फॉर डेप्रीसिएशन नील हो जाएगा? डेप क्लेम करने के लिए ब्लॉक में क्या होना चाहिए? असेट्स, और ब्लॉक की वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अब यहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना क्लेम मिला? 6 लाख माइनस 10,80,000 कितना बचा? 4,80,000। दिस इज व्हाट? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ये क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। क्या कहलाएगा ये? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब देखो थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ गोल्ड चेन। ये कौन सा असेट है? नॉन डेप्रिशिएबल असेट। कितना आया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? 4 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसकी कॉस्ट कितनी थी? 1,20,000। इसी साल डिस्ट्रॉय हुआ 289। किस साल एक्वायर किया था? 1/4/2005। तो उस साल का इंडेक्स 117। 2,96,410। एक बार और चेक कर लेता हूं। वन 103,590। ये मेरा क्या हो गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। खत्म क्वेश्चन। फास्ट कॉपी करिए।
क्लियर? तो ये भी हमारा कौन सा सेक्शन हो गया? 45(1)(a। कौन सा सेक्शन हो गया? 45(1)(a। चलिए अब कौन सा है? 45 सबसेक्शन 2, कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। एक्चुअल में यहां भी एसेट बेच नहीं रहा है, एसेट कौन बेच रहा है? बिजनेस से सेल हो रहा है, लेकिन इसको भी काय में इंक्लूड कर दिया गया? ट्रांसफर। तो वापस समझिए ट्रांसफर की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा। ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, रिलिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट। 45(1)(a) इंश्योरेंस क्लेम। 45(2) कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ध्यान देना, the provision of section 45 subsection 2 are given below. The notional capital gain arising from transfer by way of conversion of capital asset into stock in trade is chargeable to tax in the year in which stock in trade is sold. ध्यान देना, कैपिटल गेन किस साल चार्जेबल होगा? जिस साल स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा, ना कि कन्वर्ट। कैपिटल एसेट को आपने काय में कन्वर्ट किया? स्टॉक इन ट्रेड। वापस सुनो, कैपिटल एसेट को आपने काय में कन्वर्ट किया? स्टॉक इन ट्रेड। कैपिटल गेन किस साल अराइज होगा? कैपिटल गेन उस साल अराइज होगा जिस साल स्टॉक इन ट्रेड को आप क्या करोगे? सेल। फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन इन सच केस, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट। क्या देखेंगे हम? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑन विच इट वॉज कन्वर्टेड और ट्रीटेड स्टॉक इन ट्रेड शैल बी डीम्ड टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्लियर हुआ बेटा? अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है, सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको मानेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू। किसकी फेयर मार्केट वैल्यू? कैपिटल एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू। किस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू? डेट ऑफ कन्वर्शन। above provision are applicable whether income oblique gain is positive or negative. For computation of capital gain, various terms to be interpreted as under: sales consideration, fair market value as on date of such conversion. Sale consideration क्या लेंगे? fair market value. Cost of acquisition, cost of improvement, expenditure on transfer क्या बोला है? as usual. Indexation benefit available if any till year of conversion. ऊपर वाले में क्या था? डिस्ट्रक्शन, और यहां पे क्या बोला? ईयर ऑफ कन्वर्शन. टैक्सेबल इन द ईयर इन विच सच स्टॉक इज एक्चुअली सोल्ड. टैक्स रेट एप्लीकेबल इन द ईयर ऑफ एक्चुअल सेल ऑफ सच कन्वर्टेड स्टॉक. ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्चुअल सेल वैल्यू एंड फेयर मार्केट वैल्यू. ये कौन सी इनकम हो जाएगी? बिजनेस इनकम. मतलब 45(2) में एक बिजनेस इनकम भी निकलेगी और एक कैपिटल गेन भी निकलेगा. 45(2) में क्या क्या होगा? एक बिजनेस इनकम भी निकलेगी और एक कैपिटल गेन. कैपिटल गेन नोशनल कैपिटल गेन रहेगा और एक्चुअल में क्या रहेगी? बिजनेस इनकम. क्लियर? चलिए, ए हैड एक्वायर्ड gold ornament in 1974 rupees 50,000. Market value on 1/4/2001 was rupees 21 lakh. अब देखो, सबसे पहले फेयर मार्केट वैल्यू कब के? 1/4/2001 कितना है? The above gold ornament gold was converted into stock in trade to start a business of gold ornament on 15/6/2014. ध्यान देना. 15/6/2014 और इस दिन फेयर मार्केट वैल्यू कितना था? 46 लाख. ये गोल्ड ऑर्नामेंट सेल कब हुए? गोल्ड सेल एज कब? 15/2/2020. कितना? 50,40,000. क्लियर? अब मैं दो चीजें निकालूंगा बेटा. सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? कैपिटल गेन, और दूसरा क्या निकालूंगा? बिजनेस इनकम. कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम. कितने में गोल्ड सेल हुआ?
50,40,000 माइनस इस गोल्ड की कॉस्ट कितनी थी, फेयर मार्केट वैल्यू 46 लाख, यही था ना। $4,40,000, ये उसकी कौन सी इनकम हो गई, बिजनेस इनकम। कहाँ जाके ट्रीट हो जाएगा, पीजीबीपी। अब मुझे क्या निकालना है, कैपिटल गेन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बेटा किसको लूंगा, क्या बताया था, फेयर मार्केट वैल्यू, किस दिन की, ऑन डेट ऑफ कन्वर्शन, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1/4/2001 को वैल्यू इनटू कब तक इंडेक्स करेंगे, देखो ऊपर क्या लिखा है, टिल ईयर ऑफ कन्वर्शन, तो किस साल 14। अब 14-15 का इंडेक्स क्या है, एक मिनट रुकना, अब मुझे कब का इंडेक्स देखना है, 14-15 का इंडेक्स है 240 और दूसरा वाला तो 100 रहेगा क्योंकि 1/4/2001 से पहले का केस है, इंटू 240 डिवाइडेड बाय एक मिनट रुको, कितना आया, 50,40,000 माइनस 4,40,000, ये उसका क्या आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। क्लियर, तो ये मेरा कौन सा सेक्शन हो गया, 45(2). क्या बोलता है 45(2), कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। चलिए अब नेक्स्ट देखिए 45 सबसेक्शन 3, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। सबसे पहले क्या ट्रांसफर करना है, कैपिटल एसेट। कौन ट्रांसफर कर रहा है, पार्टनर। किसको ट्रांसफर कर रहा है, फर्म। कैपिटल एसेट कौन ट्रांसफर कर रहा है, पार्टनर। किसको ट्रांसफर कर रहा है, फर्म। सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होगा, 45 सबसेक्शन 3। कंडीशन, अ पर्सन इज अ पार्टनर इन अ फर्म और ही बिकम्स अ पार्टनर इन अ फर्म। क्या ट्रांसफर कर रहा है, कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म भी चलेगा, लॉन्ग टर्म भी चलेगा, डेप्रिशिएबल, नॉन डेप्रिशिएबल, मतलब सिर्फ कैपिटल एसेट होना चाहिए। इफ असेट ट्रांसफर्ड इज नॉट अ कैपिटल एसेट देन सेक्शन 45(3 is not applicable. For instance, if personal car is transferred, then 45(3 is not applicable as personal car is not a capital asset. The transfer may be by way of his capital contribution or otherwise. कोई भी पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल एसेट कंट्रीब्यूट करता है तो उसके हाथ में क्या अराइज होगा, कैपिटल गेन। वो एसेट डेप्रिशिएबल, नॉन डेप्रिशिएबल, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, किसी भी तरह की हो सकती है। इफ all these conditions are satisfied, capital gain is chargeable to tax in previous year in which such transfer took place. Amount recorded in books of account, ध्यान देना सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब मैं एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं, मैंने 10 लाख की अपने एसेट्स फर्म को ट्रांसफर की, फर्म ने 12 लाख रिकॉर्ड की, तो मेरे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 10 लाख नहीं रहेगा, क्या रहेगा, 12 लाख, जितना फर्म अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता है। तो अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म as the value of capital asset shall be taken as full value of consideration received as a result of transfer. Point to be noted, above rules are also applicable when
member transfer a capital asset to AOP और BOI। मतलब 45(3) किस किस के लिए एप्लीकेबल है? AOP के लिए भी एप्लीकेबल है और BOI के लिए भी एप्लीकेबल है, बट डू नॉट अप्लाई इन केस ऑफ कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहां पे पूरे सेक्शन का जो मेन क्रक्स है दैट इज अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी? सेम। क्लियर? ये मेरा कौन सा सेक्शन हो गया? 45(3). चलिए अब इसके बाद आ जाओ 45(4), डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन डिसोल्यूशन। अब यहां पे असेट कौन किसको दे रहा है? फर्म पार्टनर को देगी। फर्म किसको देगी? पार्टनर। 45(3) में क्या हो रहा था? पार्टनर फर्म को ट्रांसफर कर रहा था। टैक्स पेयर इज अ फर्म, इट ट्रांसफर्स कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म, long term, depreciable, non depreciable. If asset transferred is not a capital asset, then 45(4) is not applicable. Transfer is by way of distribution of capital asset on dissolution of the firm or otherwise. If above conditions are satisfied, capital gain is taxable in the hands of firm. किसके हाथ में taxable होगा? firm। किस साल? जिस साल ट्रांसफर टेक प्लेस। फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन यहां क्या लेना है? फेयर मार्केट वैल्यू। 45(3) में क्या लिया था? अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 45(4) में क्या लेना है फर्म के हाथ में? फेयर मार्केट वैल्यू। अबव रूल्स आर ऑल्सो एप्लीकेबल व्हेन एसेट ट्रांसफर्ड इज ट्रांसफर्ड बाय AOP BOI। मतलब 45(3) और 4 इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ फर्म AOP BOI, नॉट एप्लीकेबल कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। इफ फर्म डिस्ट्रीब्यूट्स अ डेप्रिशिएबल एसेट, कैपिटल गेन ऑब्लिक लॉस शैल ऑलवेज बी short term capital gain or short term capital loss. Section 45(4) is not applicable where some partners retire and firm continues to carry on the business with remaining partner and with new partners or without new partners. Done? ये कौन से सेक्शन हो गए? 45(3) और 45(4). 100% बेटा आपको इनमें से एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे ही, और ये जितने अच्छे से पढ़ोगे कैपिटल गेन आपका उतना स्ट्रांग होगा। चलिए पॉइंट नंबर 8। अब क्या है? कैपिटल गेन इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन असेट। कैपिटल गेन इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन असेट। अब यहां पे केस क्या आ रहा है कि प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट क्या कर रही है? कंपल्सरीली अक्वायर। 45(5) ध्यान देना कौन सा सेक्शन है? 45(5) एप्लीकेबिलिटी। 45(5) is applicable in following cases where transfer of capital asset, किसको छोड़कर? other than urban agriculture land। इसके लिए कौन सा सेक्शन लगता है? 10 सबसेक्शन 37 जो मैं चैप्टर के लास्ट में पढ़ाऊंगा। is by way of compulsory acquisition when a capital asset is transferred and consideration of transfer is to be determined or approved by central government, not by state government। और दूसरा कौन बोला है? RBI। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इनिशियल कंपनसेशन रिसीव। सबसे पहले सेल्स कंसिडरेशन क्या होगा? टोटल कंपनसेशन और कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या रहेगा बेटा? एज यूजुअल। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, लीगल एक्सपेंडिचर जो क्लेम रिकवर करने के लिए आपने खर्च किए होंगे उसका भी आप क्या क्लेम कर लोगे? डिडक्शन। टैक्सेबल कब होगा? इन द ईयर व्हेन सच कंपनसेशन, कंसिडरेशन और पार्ट देयर ऑफ इज फर्स्ट रिसीव्ड। इंडेक्सेशन बेनिफिट पे ही गड़बड़ होती है टिल द ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। टिल द ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। मान लो 2012 में कंपल्सरीली एक्वायर किया है तो इंडेक्स किस साल तक होगा? 2012। भलाई कंपनसेशन बाद में मिल रहा है। अब नेक्स्ट क्या दिया है? टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एनहांस्ड कंपनसेशन। कई बार क्या होता है हम कंपनसेशन से सेटिस्फाइड नहीं होते तो हम कोर्ट चले जाते हैं, तो कोर्ट हमारा कंपनसेशन क्या कर देता है? बढ़ा देता है। दैट कंपनसेशन इज नोन एज एनहांस्ड कंपनसेशन। वेयर असेसी हैज रिसीव्ड enhanced compensation, then such enhanced compensation shall be taxable under this section as under sales consideration, total enhanced compensation or consideration received. Important, such compensation shall be taxable in the year of receipt only. If part installment received, then only part amount shall be taxable and not entire amount. Clear? दूसरा, expenditure and transfer, litigation expenses का deduction, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल कंपनसेशन में से ऑलरेडी क्या हो चुका होगा? डिडक्ट। किस साल टैक्सेबल होगा? इन द ईयर व्हेन सच एनहांस्ड कंपनसेशन
or consideration is received. Nature, as in case of initial compensation or consideration. अगर ओरिजिनल लॉन्ग टर्म है तो ये भी क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म. ओरिजिनल शॉर्ट टर्म है तो ये भी क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म. अगर आपका एनहांस कंपनसेशन लेट मिला, एनहांस कंपनसेशन क्या मिला, लेट, और उस लेट होने की वजह से गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कहां जाएगा, अदर सोर्सेज, और वहां 50% का उस पर क्या मिल जाएगा, डिडक्शन. सेक्शन 57. जब हम अदर सोर्सेज रिवाइज करेंगे तब वहां पे पॉइंट देखेंगे. नीचे देखो, वेयर by reason of death of the person who made the transfer or for any other reason the enhanced compensation or consideration is received by any other person, the gain so computed in case of enhanced compensation or consideration shall be deemed to be capital gain of such other person. अब देखो डी पॉइंट. अब कंपनसेशन भाई बढ़ सकता है तो क्या हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है. गवर्नमेंट चली गई कोर्ट कि बोले हमने ज़्यादा दे दिया तब हमें कम करना है, या कोई भी रीज़न हो सकता है. वेयर इन एनी असेसमेंट ईयर सच कंपनसेशन और कंसिडरेशन ओरिजिनल और एनहांस्ड रेफर्ड अबव इज रिड्यूस बाय एनी, किसने रिड्यूस कर दिया, कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अदर अथॉरिटी, देन कैपिटल गेन दैट ऑफ ईयर शैल बी रिकम्प्यूटेड. क्या करेंगे हम, रिकम्प्यूटेड कंसिडरिंग कंपनसेशन और कंसिडरेशन सो रिड्यूस बाय सच कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी. तो हो सकता है जब आपने ज़्यादा कंपनसेशन पे पहले ज़्यादा टैक्स पे किया हो, बाद में कंपनसेशन का जो कैलकुलेशन है रिवाइज हो सका होगा, तो आपका टैक्स ज़्यादा पे करेंगे कि कम, कम पे करेंगे. पे तो कर चुके हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, रिफंड. चलो प्रॉब्लम नंबर 5, CS एग्जीक्यूटिव जून 2007 में आ चुका है. द हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अभिनव इज कंपल्सरीली एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट फॉर ₹20 lakh. नोटिफिकेशन 12 March 2019. Abhinav has purchased the house in 7/8 for 8 lakh. Compensation is received on 15th April 2019. कब मिला compensation, 15th April 2019. Compensation is further enhanced by an order on 5th April 2020 and sum of ₹2 lakh is received as enhanced compensation on 25th May 2020. Abhinav wants to claim exemption of capital gain. Advise Abhinav in this regard. Compute capital gain and determine the year in which it is taxable. सबसे पहले तो किस ईयर में, प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना मिल रहा है, 20 लाख, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में एक्वायर की थी प्रॉपर्टी, 8 लाख. इस साल का इंडेक्स क्योंकि एक्वायर भी गवर्नमेंट 289 डिवाइडेड बाय, अब 7/8 का इंडेक्स आएगा 129, 17,36,434. ये क्या आ गया, 2,63,566. कैलकुलेशन देखते जाना भाई. हाँ, 2,63,566. अब ये 2 लाख जो एनहेंस हुआ है ये कब मिला है, प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22. एनहेंस्ड कंपनसेशन कितना, 2 लाख, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. मैंने आपको क्या बताया था, दोनों क्या हो जाएगा, नील, क्योंकि ओरिजिनल कंपनसेशन में से 2 लाख, ये अपना क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. क्या वो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है, बिल्कुल क्लेम कर सकता है. कौन से सेक्शन में, 54. क्लियर. देखो एक बार इसको और, डन. क्लियर. तो आज हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया,
ट्रांसफ़र का अब सिर्फ एक ही बचा है 45 5A। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर जो 6 चालू करेंगे उसमें स्टार्ट करेंगे। क्लियर? एक बार आप रिवाइज करिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। डन? चलिए बस आज के लिए इतना ही।